चलिए, क्या बता रहे थे? खत्म हो गया था ना? खत्म हो गया था। इसमें मराठा में जो है थोड़ी बहुत बातें और भी जाननी है, तो मराठा के अंतर्गत जो थोड़ी बहुत बातें और भी जाननी है उसको हम लोग जान लेते हैं, और फिर हम लोग अपने अगले चैप्टर की ओर प्रस्थान करेंगे, भक्ति और सूफी आंदोलन, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अंतिम चैप्टर होगा। और इसके बाद जब भक्ति सूफी खत्म हो जाएगा तब फिर जो है आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट, सबसे महत्वपूर्ण भाग, आधुनिक भारतीय इतिहास को जो है हम लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो अब एक बार दीजिए तो, जिनसे उठा करके पूछ रहे हैं वही जवाब दीजिएगा, भलाई उसी में है, और वही चीज पूछेंगे जो कि पढ़ाए हैं। चश्मा वाला उठिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब के बीच हुआ? 1803 से 1822। अच्छा, यही कहा है। कराइए आप, कराइए, कराइए। हाँ, अंग्रेजों की सहायता से किस बनने वाला? बालाजी बाजीराव। कराइए आप, चश्मा कराइए। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की तरफ से नेतृत्व कौन किया था? कौन? सही बोल रही है। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? सदा बोल रही है। अरे पढ़ा लिखा कीजिए, मुंह दिखाने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। क्या मुंह दिखाने? यहाँ क्या है? कहीं से भी पूछ लीजिए। बैठिए आप। जो पिछले क्लास में पढ़ा याद रहना चाहिए ना जी, जो पढ़ा याद रहना चाहिए ना, नोटबंदी बतियाते हैं, समझ गया? पिछले क्लास का पढ़ाया हुआ चीज पूछ रहे हैं। चलिए, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो है कुछ और चीज बताते हैं जिसका परीक्षा में महत्व है, और फिर जो है हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, आपको थोड़ी बहुत मराठों की सैन्य व्यवस्था को समझना है, थोड़ी बहुत मराठों की भू राजस्व व्यवस्था को समझना है, और मराठों और अंग्रेजों के बीच जो संधियां हुई है उन संधियों को थोड़ी बहुत जो है हम लोगों को देखना है। तो इन्हीं सब चीजों को एक एक करके हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है एक स्टेटमेंट आपको लिखना है, और एक स्टेटमेंट जो है आप लिखिए और फिर आगे बताते हैं। बाबा कहाँ गया जी? कहाँ है बाबा? लिखिए, बाजीराव प्रथम ने बाजीराव प्रथम ने बाजीराव प्रथम ने साहू जी को बाजीराव प्रथम ने साहू जी को बाजीराव प्रथम ने साहू जी को कहा कि की के बाद डैश डैश के बाद इन्वर्टेड कोमा, कहा कि के बाद डैश डैश के बाद इन्वर्टेड कोमा, डैश के बाद इन्वर्टेड कोमा, कहा कि समय आ गया है कि समय आ गया है कि समय आ गया है कि जर्जर वृक्ष के तने पर जर्जर वृक्ष के तने पर जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार कर जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार कर मराठा झंडा
अटक से कटक तक, मराठा झंडा अटक से, ऑटो को अटक, अटक पाकिस्तान में पड़ता है, अटक से कटक तक, अटक से कटक तक फहरा दिया जाए, अटक से कटक तक फहरा दिया जाए, अटक से कटक तक फहरा दिया जाए, फुल स्टॉप। देखिए इस स्टेटमेंट को आप समझिएगा, ये स्टेटमेंट किस संदर्भ में दिया जा रहा है। एक तो आप याद कीजिए जो बाजीराव प्रथम है, बाजीराव प्रथम जो पेशवा के पद पर रहे हैं 1720 से लेकर 1740, और साहू जी जो छत्रपति के पद पर रहे हैं, साहू जी छत्रपति के पद पर रहे हैं 1707 से 1749, दोनों का शासनकाल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है? मतलब बाजीराव प्रथम साहू जी के समकालीन होंगे, ये बात पच रहा है आपको? पचना तो चाहिए ही, क्यों नहीं पचेगा? समझ गए? हाथी का अंडा थोड़े कि नहीं पचेगा, समझ गए? एकदम पचना चाहिए ये चीज। शासनकाल जो है आपके सामने लिखा हुआ है। बाजीराव प्रथम बड़ी योग्य व्यक्ति था, बहुत योग्य था, बहुत दूरदर्शी था, अच्छा सेना नायक था, सैन्य क्षमता कूट कूट कर उनमें भरी हुई थी। बाजीराव प्रथम ने पेशवा साहू जी को कहा कि जो मुगल है, मुगल कमजोर पड़ चुका है, मुगल कमजोर पड़ चुका है, अगर अभी हम मुगलों पर आक्रमण करते हैं तो हम कमजोर पड़ चुकी मुगल सैन्य व्यवस्था को, मुगल साम्राज्य को विनाश करके मराठा झंडा अटक से कटक तक, पाकिस्तान से ओडिशा तक, मतलब पूरे भारत में फहरा सकते हैं। उनके कहने का अर्थ यह था। बड़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है यह स्टेटमेंट किसने दिया है, तो बाजीराव प्रथम ने दिया है। और एक चीज आप गौर फरमाइएगा कि जो आपको यह है, जो आपको पानीपत का तृतीय युद्ध है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय तो आप इस बात से अवगत हैं, पेशवा बालाजी बाजी, लेकिन छत्रपति कौन था? राजाराम, राजाराम द्वितीय, राजाराम द्वितीय। ये बात नोट में है, थोड़ा देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, नहीं है तो नीचे से नोट डाउन कीजिएगा, है शासनकाल लिखा हुआ है। खैर स्पष्टतापूर्वक नहीं लिखा, लिखिए 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 लिखिएगा। पानीपत के तृतीय, पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मराठा छत्रपति, पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मराठा छत्रपति राजाराम द्वितीय, मराठा छत्रपति राजाराम द्वितीय, राजाराम द्वितीय थे, राजाराम द्वितीय थे। ठीक है, अब आगे समझिएगा। सैन्य व्यवस्था देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा इस बात को। जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, शिवाजी महाराष्ट्र के पुणे का क्षेत्र का सबसे पहले जो है जमींदार बना था, जमींदार था वो, जमींदार। लेकिन शिवाजी की महत्वाकांक्षाएं काफी ज्यादा थी। शिवाजी सिर्फ जमींदार रहकर ही मरना नहीं चाहता था, बल्कि शिवाजी एक राजा बनने की इच्छा रखता था। देखिए, जब भी इस शब्द का प्रयोग हो, फलना व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं काफी अधिक थी, इसका मतलब यह होता है, इसका मतलब यह होता है कि उसकी इच्छाएं काफी ज्यादा थी। वो जहां पर है वहां से संतुष्ट नहीं था। ये दिल मांगे मोर, मतलब उसको और अधिक चाहिए, बहुत अधिक चाहिए, समझ गए? बहुत अधिक चाहिए, इतनी अधिक चाहिए कि उसकी कोई सीमा नहीं है। महत्वाकांक्षाएं कहने का मतलब यही होता है। तो शिवाजी की महत्वाकांक्षाएं काफी अधिक थी। शिवाजी बचपन से ही इस सपना को जीने लगे थे कि हमें एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना है। और शिवाजी को यह पता था कि अगर हमें विशाल साम्राज्य स्थापित करना है तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, यानी धन होना चाहिए हमारे पास। और अगर धन हमारे पास होगा तभी हम सेना का गठन कर सकते हैं, और जब हमारे पास सेना होगा तभी हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, तभी हम एक विशाल मराठा साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, तभी हम एक विशाल मराठा साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। यह बात शिवाजी को समझ में आ गया था। शिवाजी शुरुआती दौर में लोगों को लूटने का काम करता था, लुटेरा था, लुटेरा, राजा उजा नहीं था शिवाजी। मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अपनी आर्थिक शक्ति को स्ट्रांग करने के लिए शिवाजी ने अपने आसपास के लोगों को लूटने का काम किया, और फिर लूटकर शिवाजी ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। और जब शिवाजी ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया तब शिवाजी साम्राज्य स्थापित करने को लेकर सेना का गठन किया। देखिए, शिवाजी हिंदुत्व की झंडा को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन
जरूरत पड़ने पर शिवाजी ने योग्य मुस्लिम व्यक्ति को भी अपनी सेना में शामिल किया, मतलब दिखाने के लिए हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। लेकिन पिछले दरवाजे से, जैसे नीतीश कुमार 2010 से लेकर आज तक, 2005 में तो वास्तविक तौर पर मुख्यमंत्री बना था, 2005 से 10, लेकिन 2010 से लेकर अभी तक पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो, समझ गए। तो जो शिवाजी है कहने के लिए तो हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, समझ गए, लेकिन शिवाजी ने अपनी सेना में मुसलमानों को भी शामिल किया था, मुसलमानों को भी शामिल किया था। और शिवाजी की जो सैन्य व्यवस्था थी उसमें मुख्य तौर पर 3 प्रकार के सैनिक हुआ करते थे, मुख्य तौर पर 3 प्रकार के सैनिक हुआ करते थे। एक आपको पैदल सैनिक था, पैदल सैनिक। जो पैदल सैनिक होते थे, पैदल सैनिक को पाइक 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 या पायक, पाइक या पायक कहा जाता था, पैदल सैनिक को पाइक या पायक कहा जाता था। दूसरा घुड़सवार सैनिक होते थे, घुड़सवार सैनिक, घुड़सवार सैनिक होते थे, यानी घोड़े वाले सैनिक, घोड़े वाले सैनिक, घुड़सवार सैनिक यानी घोड़े वाले सैनिक। शिवाजी के अधीन घुड़सवार सैनिक 2 प्रकार के होते थे, शिवाजी के अधीन जो घुड़सवार सैनिक थे, घुड़सवार सैनिक 2 प्रकार के होते थे। घुड़सवार सैनिक जो 2 प्रकार के होते थे उसमें एक आपको पागा और दूसरा सिलहदार, एक आपको पागा और दूसरा आपको सिलहदार, सिलहदार। जो पागा घुड़सवार सैनिक थे ये अस्थायी थे, ये अस्थायी थे, पागा घुड़सवार सैनिक जो है अस्थायी थे, अस्थायी, समझिए अस्थायी थे, अस्थायी, ये हमेशा अस्तित्व में रहता था। वहीं जो सिलहदार था ये अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे, जो सिलहदार था ये जो है आपको अस्थायी, अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे, अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे, अस्थायी। मतलब जब मराठों को युद्ध लड़ना होता था, जब मराठों को युद्ध लड़ना होता था तो फिर सिलहदार की नियुक्ति कर ली जाती थी, जैसे ही युद्ध खत्म इस सेना को भंग कर दिया जाता था, सेना को भंग कर दिया जाता था। और जब तक ये सैनिक युद्ध में रहते थे, काम करते थे, तब तक इन्हें वेतन दिया जाता था। अग्निवीर 4 बरस रखेंगे और 100 में से 75 को छांट देंगे, आप 25 को नियमित कर लेंगे, आप 75 को जाइए रोड पे घूमिए अपना, समझ गए। खैर इसके बहुत सारे सबल पक्ष भी है और दुर्बल पक्ष भी है, खैर उसमें हम लोगों को नहीं पढ़ना है। लेकिन कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना निष्कर्षतः कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना युवाओं के मनोबल को जो है ना कम किया है, समझ गए। पहले युवा अभी के तुलना में अभी भी अब कुछ नहीं है, गाँव घर में कहा जाता है कि पान न तो पान के डंटी से, समझ गए। मतलब पूरा पान हम आपको नहीं खिला सकते हैं तो कम से कम समझे, तो मतलब कोई रोजगार नहीं है तो अब क्या करेगा युवा, कम से कम 4 बरस के लिए तो कुछ करेगा ना, वहां से कुछ धन संपत्ति अर्जित करेगा, बाद में किराना दुकान खोल देगा, समझे। देखिए किराना दुकान एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं हो सकता है, किराना दुकान, दवाई का दुकान, समझ गए, ये सब कभी बंद नहीं हो सकता है। फिर किताब कॉपी का दुकान, समझ गए, यानी शिक्षणालय ये कभी बंद नहीं हो सकता है। इसलिए अगर जीवन में असफल होइएगा ना, या तो किराना दुकान बड़ा खोलिएगा, समझ गए, या सब्जी। और आप लोग अगर जीवन में असफल होइएगा तो हम एक खुला छूट देते हैं कि आपको किराना दुकान खोलना होगा या मेडिकल का दुकान खोलना होगा, आप आइएगा, हम हेल्प करेंगे, आपको पैसा देंगे लेकिन उसमें परसेंटेज लेंगे। चलिए नहीं सूद पर, बट सूद का पैसा नहीं खाना चाहिए, जानते हैं जो सूद का पैसा खाता है ना, सही बोल रहा है, उसका बाल बच्चा नहीं बनता है, समझे। सूद का पैसा नहीं खाना चाहिए है, बट नहीं खाना चाहिए, गलत चीज। अरे बैंक देता है तो गवर्नमेंट दे रहा है, ठीक है, समझे। अब देखिए सूद पर, ऋण पर पैसा कौन उठाता है? जिसको जरूरत होता है, ठीक है। अभी मान लिया जाए कि हमको 5 लाख का जरूरत है, 1 भी रुपया नहीं है, तो हम किसी से ऋण पर पैसा उठा लेंगे, समझे। और दुख के घड़ी में देखिए अगर कोई स्वेच्छा से दे रहा है तो ठीक है, लेकिन दुख के घड़ी में आप उसको और निचोड़ रहे हैं तो वो आपका पैसा भी ले लेगा लेकिन आपको कभी दुआ नहीं देगा, वो बददुआ नहीं देगा आपको, समझे। दुआ कहां से देता है हमारा? सूद का पैसा नहीं, सूद पर कभी पैसा नहीं लगाइएगा, ये हम आपको बता देते हैं, नहीं तो आपका जो बाल बच्चा होगा ना वो नहीं बन पाएगा, हम लिख करके दे सकते हैं आपको, समझ गए, एकदम लेल बॉक निकलेगा। चलिए, तो जो घुड़सवार सैनिक है, घुड़सवार सैनिक 2 प्रकार के, एक पागा और दूसरा सिलहदार। पागा जो अस्थायी होते थे उसको पागा और जो अस्थायी होते थे उसे सिलहदार, सिलहदार। तो ये तो नियमित था लेकिन ये अनियमित था, अनियमित था। इसके बाद आपको तीसरा नौसैनिक, तीसरा जो है आपको नौसैनिक, नौसैनिक। शिवाजी ने नौसैनिकों का भी गठन किया था क्योंकि जो महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र के भीतर ही मराठा साम्राज्य स्थापित हुआ था और महाराष्ट्र समुद्र के किनारे है, महाराष्ट्र समुद्र के किनारे है। विशेष तौर पर जो कोंकण तट है, कोंकण तट है, ये वाला तट, समझ गए, ये वाला तट है, इस तट को कोंकण तट कहा जाता है। इस कोंकण तट पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए ही शिवाजी ने नौसैनिकों का गठन किया था, शिवाजी ने नौसैनिकों का गठन किया था। और ध्यान रहे कि शिवाजी जो सैनिकों को वेतन दिया करते थे, कुछ सैनिकों को नगद वेतन भी देते थे और कुछ सैनिकों को जागीर देते थे, जागीर, जागीर देते थे। जागीर का मतलब समझते हैं? भूमि का एक टुकड़ा, जागीर का मतलब भूमि का एक टुकड़ा, भूमि का एक टुकड़ा। तो शिवाजी अपने सैनिकों को नगद वेतन भी देते थे और नगद वेतन के साथ साथ जो है शिवाजी अपने सैनिकों को भूमि का एक टुकड़ा भी देते थे, यानी जागीर भी देते थे, जागीर भी देते थे। अब शिवाजी जो अपने सैनिकों को और मराठा सरदारों को, शिवाजी जो अपने सैनिकों को और मराठा सरदार को, सभी मराठा सरदार नहीं, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ बड़े मराठा सरदार जैसे अन्नाजी दत्तू हो गए, समझ गए, नीलहोजी पंत हो गए, ये सब बड़े मराठा सरदार थे। तो बड़े सैनिक यानी जो सेनापति था और जो बड़े मराठा सरदार थे उन्हें जागीर दिया जाता था, उन्हें जागीर दिया जाता था। और जागीर को मुकासा कहा जाता था, मुकासा या सरजाम कहा जाता था। जागीर को मुकासा, मुकासा या सरजाम, सरजाम कहा जाता था।
मोकासा या सरजाम कहा जाता था। इसी संदर्भ में एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे, प्रश्न यह पूछा जाता है कि सरजामी प्रथा का संबंध किस साम्राज्य से है? यह क्वेश्चन पूछा जाता है। सरजामी प्रथा का संबंध किस साम्राज्य से है? तो उत्तर होगा मराठा साम्राज्य। क्या होगा? मराठा साम्राज्य। उत्तर क्या होगा आपको? मराठा साम्राज्य। सरजामी प्रथा का संबंध जिस साम्राज्य से हुआ, मराठा साम्राज्य। क्या है सरजामी प्रथा? देखिए, सरजाम समझ रहे हैं या मोकासा समझ रहे हैं आप? हे भगवान, अभी तो तुरंत सब बात बताए हैं। देखिए, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो सैनिक होते थे, सैनिकों को या तो नगद वेतन दिया जाता था या उसे जागीर दे दिया जाता था। तो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत सैनिकों को जो जागीर दे दिया जाता था, उस जागीर को मोकासा या सरजाम कहा जाता था। मोकासा या सरजाम कहा जाता था। और मोकासा या सरजाम यानी जागीर, यानी भूमि का एक टुकड़ा। इसी के लिए सरजामी शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी सरजामी प्रथा, यानी मराठा सरदारों को दी जाने वाली जागीर। तो मतलब सरजामी प्रथा का संबंध कौन साम्राज्य से है? तो मराठा साम्राज्य से। किससे है? मराठा। तो इसको आप याद रखिएगा, पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। सैन्य व्यवस्था के बाद आगे हम लोगों को मराठों की भूराजस्व व्यवस्था को समझना है। मराठों की भूराजस्व व्यवस्था, और इसके बाद हम लोग संधि पर जाएंगे। मराठों की भूराजस्व व्यवस्था। क्या हुआ? ऑफ हो गया? ऑफ ही है तो तभी से बोलना चाहिए ना। है तो क्या करते रहते हैं? चलिए आइए, जानते हैं वो जब पटना पढ़ने के लिए आया था, अपना गाय भैंस बेच करके आया था पटना पढ़ने के लिए, समझे? हमको बताया, तब हम उसको काम दिया, अभी काम भी करता है, पढ़ता भी, अपना कमाता है, अपना पढ़ता है, गार्जियन से ₹1 लेना, पढ़ने में भी ठीक ठाक है लड़का। पिछले बार पीटी हुआ था जी, 1 नंबर से छूट गया था। इस बार हो जाएगा, समझ गया? काम कम करता है, पढ़ता ज्यादा है। क्लासरूम में जानबूझ करके क्लासरूम में ड्यूटी लेता है कि भर दिन सुनते रहे, समझ गए? देखिए जाकर देखिए ना जी, आप लोगों को नहीं पता था कि है इनको। चलिए अब आगे आइएगा, आगे ओटीपी ऑन हो जाएगा महाराज, ठीक है? अब आगे आइए यहाँ पे भूराजस्व व्यवस्था। देखिए, एक तो पहली बात आप इसको समझिए, शिवाजी योग्य, दूरदर्शी, सुधारवादी शासक के तौर पर उभर कर सामने आए। शिवाजी ने यूं ही कर का निर्धारण नहीं कर दिया, बल्कि शिवाजी सर्वप्रथम भूमि का सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी सर्वप्रथम भूमि का सर्वेक्षण करवाया, और जो भूमि उपजाऊ था उस भूमि से भूराजस्व की वसूली की। जो भूमि उपजाऊ नहीं था उस भूमि के मालिक से भूराजस्व की वसूली नहीं की। शिवाजी ने भूमि का सर्वेक्षण अन्नाजी दत्तो के नेतृत्व में शिवाजी ने भूमि का सर्वेक्षण करवाया। और भूमि का सर्वेक्षण करवाने के बाद शिवाजी ने यह तय किया कि जो भूराजस्व की दर होगी वह उत्पादन का 1/3 भाग होगा। यानी शिवाजी के काल में जो भूराजस्व की दर हुआ करती थी वह उत्पादन का 1/3 भाग या 33%। लेकिन बाद में जाकर जब शिवाजी युद्ध लड़ना प्रारंभ कर दिया, शिवाजी को अधिक राजस्व की जरूरत होने लगी, तो शिवाजी ने भूराजस्व की दर को 33% से बढ़ाकर 40% कर दिया। 33% से बढ़ाकर 40% कर दिया। और शिवाजी की जो भूराजस्व व्यवस्था थी वह मलिक अंबर के, अहमदनगर के शासक थे मलिक अंबर के भूराजस्व व्यवस्था पर ही शिवाजी का भी भूराजस्व व्यवस्था आधारित था। मलिक अंबर के भूराजस्व व्यवस्था पर शिवाजी का भी भूराजस्व व्यवस्था जो है आपको आधारित था। और शिवाजी के द्वारा जो भूराजस्व लिए जाते थे स्वराज्य नामक क्षेत्र से नहीं लिए जाते थे। मुख्य तौर पर शिवाजी के शासनकाल के दौरान या मराठा साम्राज्य के अंतर्गत, जो है क्षेत्रों का विभाजन 2 भागों में किया गया था। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत क्षेत्रों का विभाजन जो है 2 भागों में किया गया था। और जो क्षेत्रों का विभाजन 2 भागों में किया गया था, एक आपको स्वराज्य था, दूसरा आपको मुगतई था। एक स्वराज्य था और दूसरा आपको मुगतई था। स्वराज्य की अगर हम बात करें, वैसा क्षेत्र जहां प्रत्यक्ष तौर पर शिवाजी यानी मराठों का शासन था, वैसा क्षेत्र जहां प्रत्यक्ष तौर पर शिवाजी यानी मराठों का शासन था, उसको स्वराज्य कहा गया। और जो भूभाग स्वराज्य के अंतर्गत आता था वहां के लोगों से शिवाजी कोई कर नहीं लेता था। मतलब एक प्रकार से शिवाजी ने क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया था। क्षेत्रवाद को बढ़ावा शिवाजी ने दिया था। तो स्वराज्य भूमि के अंतर्गत आने वाले कृषकों से, जमींदारों से शिवाजी किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लिया करता था। अब दूसरा क्षेत्र था मुगतई।
मुगतई शिवाजी के स्वराज्य के आसपास का वैसा भूमि था जिस पर शिवाजी का शासन नहीं था, बल्कि जिस पर या तो मुगलों का शासन या बीजापुर के सुल्तान का शासन था। बीजापुर के सुल्तान का शासन था, उसको मुगतई कहा गया। सामान्य तौर पर जो शिवाजी कर लिया करता था, मुगतई क्षेत्र से जो है सामान्य तौर पर शिवाजी कर लिया करता था। और मुगतई क्षेत्र से शिवाजी दो प्रकार के कर लिया करते थे। मुगतई क्षेत्र से जो है शिवाजी दो प्रकार का कर लिया करता था, एक आपको चौथ और दूसरा आपको सरदेशमुखी। सरदेशमुखी, एक आपको चौथ और दूसरा आपको सरदेशमुखी। तो इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लीजिए थोड़ा। देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझिएगा, जैसे मान लिया जाए कि महाराष्ट्र पूरा शिवाजी के अधीन था, तो यह स्वराज्य कहलाया। इस क्षेत्र के लोगों से शिवाजी कोई कर नहीं लेता था। अब महाराष्ट्र के उत्तर में मध्य प्रदेश है, दक्षिण में कर्नाटक है। मध्य प्रदेश में मुगलों का शासन है, कर्नाटक में बीजापुर के सुल्तान का शासन है। तो शिवाजी के राज्य के आसपास के जो क्षेत्र थे, यानी जो मध्य प्रदेश और कर्नाटक का क्षेत्र है, इसी को मुगतई कहा जाता था। इसी को मुगतई कहा जाता था। और शिवाजी मुख्य तौर पर जो कर लिया करते थे, मुख्य तौर पर जो कर लिया करते थे, वह मुगतई क्षेत्र से लिया करते थे। मतलब अपने साम्राज्य के आसपास के क्षेत्र से लिया करते थे। अपने साम्राज्य के आसपास के वैसे क्षेत्र से लिया करते थे जिस पर शिवाजी का अधिकार नहीं था, जिस पर शिवाजी मराठों का अधिकार नहीं था। अब शिवाजी एक कर लेते थे चौथ और एक कर लेते थे सरदेशमुखी। सरदेशमुखी चौथ साम्राज्य के उत्पादन का 25%, उत्पादन का 25%, और सरदेशमुखी 10%। सरदेशमुखी जो है आपको 10% लिया जाता था। देखिए, शिवाजी एक लुटेरा था, एक विजेता था। शिवाजी धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, आसपास के राज्य पर आक्रमण कर रहा था। तो शिवाजी का जहां तक साम्राज्य था, उसके अगल बगल के चारों तरफ जो छोटा छोटा राज्य था, जो छोटे छोटे सरदार हुआ करते थे, छोटे छोटे जमींदार हुआ करते थे, शिवाजी ने उनको कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य पर हम आक्रमण नहीं करें, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके राज्य पर आक्रमण नहीं करें, तो आपके क्षेत्र का जो टोटल इनकम है, उस इनकम का 25% आप हमको दे दीजिए चौथ के तौर पर। अगर आप हमको दे देते हैं तो फिर हम आपके राज्य पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। तो शिवाजी के आसपास के राज्य को लगा, ये तो लुटेरा है, ये है, विजेता है, ये है, जीत लेगा, इससे बढ़िया है कि इसकी अधीनता मान लेते हैं, इसको देते हैं। कम से कम अपने राज्य में तो, अपने राज्य का राजा तो हम बने रहेंगे, अपने क्षेत्र के जमींदार तो हम बने रहेंगे, अपने क्षेत्र के मुखिया तो हम बने रहेंगे, भले हम शिवाजी को कर देंगे। ठीक है, ये चौथ हो गया। इसके बाद जिस क्षेत्र से चौथ लिया जाता था, उस क्षेत्र के जमींदार, महाराष्ट्र के अंतर्गत जमींदार को सरदेशमुख कहा जाता था, देशमुख या सरदेशमुख कहा जाता था। शिवाजी भी एक जमींदार ही था पहले, हम आपको बताएं, शिवाजी भी पहले एक जमींदार ही था। तो शिवाजी जब विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, तो शिवाजी अपने आसपास के राज्य के जमींदार को कहा कि हम आप सभी जमींदार का बाप हैं, समझिए, सभी जमींदार का आका हैं हम, समझिए, सबसे ऊपर हम हैं, मालिक हैं हम, हाँ, जो भी कहना है कह लीजिए, मालिक हैं हम। तो सभी जमींदारों को कहा कि आप चौथ तो देवे करते हो तो ठीक है, समझ गए, सरदेशमुखी भी आपको देना पड़ेगा, समझिए, सरदेशमुखी भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी जमींदारों के मालिक हैं। जमींदारों में हम जमींदार हैं, जमींदारों में हम जमींदार हैं, हम तो जमींदार हैं, लेकिन आप जो जमींदार है, आपका भी जमींदार हम हैं, मतलब आपके पिताजी हम हैं, समझ गए, आपके मालिक हम हैं, जो भी कहना है कहिए। तो सरदेशमुखी 10% लिया, और सरदेशमुखी सीधे तौर पर छत्रपति को जाता था, शिवाजी को जाता था। ये जो है सीधे तौर पर छत्रपति यानी शिवाजी को जाता था। आशा करते हैं आप ये सब चीज समझे होंगे। अब इसके बाद कुछ जो है आपको शब्द है, कुछ शब्द है, जैसे वतन, वतन एक शब्द है, पोतनीस एक शब्द है, पोलपट्टी एक शब्द है, फिर जो है मामलादार एक शब्द है, ये सब मराठा शब्द है। इसमें वतन, वतन शब्द के विषय में पूछा गया है, वतन शब्द के विषय में पूछा गया है, वतन पूछा गया है, और तो हमको नहीं लगता है कुछ भी पूछा गया है, वतन पूछा गया है, वतन पूछा गया है। वतन, जैसे कि आपने विजयनगर साम्राज्य को पढ़ा है, विजयनगर साम्राज्य हमने आपको पढ़ाया है, हरिहर बुक्का, कृष्णदेव राय, ये सब चीज हमने आपको पढ़ाया है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो सैनिक होते थे, सैनिकों को वेतन के बदले भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था, उसको अमरम कहा जाता था, अमरम, ओमो रोमो अमरम कहा जाता था, अगर आपको याद हो तो। उसी प्रकार से जो मराठा साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत सैनिकों को नगद वेतन के बदले जो करमुक्त भूमि दे दी जाती थी, उसी को वतन कहा जाता था। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत सैनिकों को वेतन के बदले जो करमुक्त भूमि दे दी जाती थी, उसी को वतन कहा जाता था, वतन कहा जाता था। फिर आपको पोल पट्टी, पोल पट्टी, युद्ध में लूटे गए धन, आप याद कीजिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत युद्ध में जो लूटे गए धन होते थे उसको खुम्स कहा जाता था। उसी प्रकार से मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो युद्ध में लूटे गए धन होते थे उसको पोल पट्टी कहा जाता था, पोल पट्टी, पोल पट्टी कहा जाता था, पोल पट्टी कहा जाता था। फिर आपको जो है इसके बाद और भी कई सारे शब्द हैं जिसको आगे हम समझाएंगे, जैसे जो बड़े प्रांत के प्रांताध्यक्ष या सूबेदार होते थे उसे मामलत द्वार कहा जाता था, जो छोटे प्रांत के होते थे उसे काम शीतलकदार कहा जाता था। मतलब अलग अलग नाम से जो है अलग अलग पदाधिकारी को जाना जाता था। कड़ी सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, दो चार पांच को महत्वपूर्ण है, समझ गए, जो कि हम आपको अभी लिखा देंगे। इसके बाद आगे अब हम लोगों को मराठा साम्राज्य के अंतर्गत मराठों ने अंग्रेजों के साथ कई सारी संधियां की है, जैसे कि आपको सूरत की संधि हो गया, पुरंदर की संधि हो गया, सालबाई की संधि हो गया, सुरजी अर्जुन की संधि हो गया, पूना की संधि हो गया, फिर जो है आपको कानपुर की संधि हो गया, ग्वालियर की संधि हो गया, नागपुर की संधि हो गया, ये तमाम प्रकार की संधि है। तो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत
छत्रपति या पेशवा के द्वारा जो अंग्रेजों के साथ तमाम प्रकार की संधि की गई है, उन संधियों के विषय में अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, संधि। देखिए, अगर मराठा साम्राज्य की बात की जाए तो जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ, द्वितीय पेशवा बाजीराव प्रथम, तृतीय पेशवा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव का भाई था रघुनाथ राव। बालाजी बाजीराव का भाई था कौन? रघुनाथ राव। दीजिए एक बार नोट दीजिए, तो नोट एक बार आप लोग देखिएगा तो थोड़ा सा ऐसे पिछले सेशन में हम आपको बताए थे, लेकिन फिर भी एक बार देखिए, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए बालाजी विश्वनाथ है। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के समय से ही पेशवा का पद जो है वंशानुगत हो गया। पेशवा का पद क्या हो गया? वंश। बालाजी विश्वनाथ का पुत्र बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ का पुत्र बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम के पुत्र रघुनाथ राव है और बालाजी बाजीराव है। बाजीराव प्रथम के पुत्र है रघुनाथ राव और बालाजी बाजीराव। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग नोट देख रहे हैं कि ऐसे नोटंकी बतिया रहे हैं। ऑनलाइन वाला सबका अपना अलग जीवन है, वो समझे? अच्छा, हाँ, एक हफ्ता ही भी किया है। अच्छा, वीडियो तो अनलिमिटेड बार देखने का ऑप्शन दिए हुए हैं, यही है, एक के मोबाइल में चलेगा, दूसरा मोबाइल में इधर उधर किए आपका काम खत्म है। हाँ, अरे आप अब एक बात बताइए, कोर्स आपने परचेज किया है तो क्या आप पूरे गांव को दिखाइए? ये तो सही नहीं है। इस प्रकार का चीज होने लगा था, इसलिए हमको नया अपडेट लाना पड़ा, समझ गए? एक आईडी एक ही मोबाइल में चलेगा, दूसरे मोबाइल में नहीं चलेगा। दूसरा मोबाइल में लॉगिन कीजिएगा, फिर आपको हमको याद करना होगा। बिना हमको याद किए हुए दूसरा मोबाइल में लॉगिन हो ही नहीं सकता। एक मोबाइल में आप 50 बार चलाइए, 50 बार चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? अब आइएगा यहां पे, तो बाजीराव प्रथम का एगो पुत्र है रघुनाथ राव, एगो पुत्र है बालाजी बाजीराव। तो बाजीराव प्रथम का उत्तराधिकारी बालाजी बाजीराव बना था, हाँ या ना? अब एक बात बताइए, बाजीराव प्रथम का उत्तराधिकारी बालाजी बाजीराव बन गया तो क्या रघुनाथ राव के अंदर में इच्छा नहीं जगा होगा कि हम भी पेशवा बने? नहीं जगा होगा। पिताजी का संपत्ति है, कोई भी दुनिया के 99.99% लोग चाहेगा, कितनों संपत्ति हो जाए अपने पास, लेकिन चाहेगा पिताजी के संपत्ति में भी हमको हिस्सा मिले। हर कोई चाहेगा, सब चाहता है, ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, हम हो या आप हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है, हर कोई चाहता है। तो अब बालाजी बाजीराव तो बन गया। बालाजी बाजीराव के बाद उसका बेटा सब भी बनने लगा, माधव राव, नारायण राव। अब एकदम रघुनाथ राव को पचने नहीं लगा। रघुनाथ राव को लगा एक तो मेरा भाई बन गया, भाई बना ठीक है, अब भतीजों सब बन रहा। बताइए, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। तो जो रघुनाथ राव है, रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ संधि किया। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ संधि किया। देखिए, समझिएगा कैसे साम्राज्य फूटता है, इस बात को इसलिए हम नोट सामने में रख करके बता रहे हैं। ठीक है, तो रघुनाथ राव अगर समझता कि मेरा ही परिवार है, बन रहा है, क्या दिक्कत है, अगर वो अपनी लालसा, अपनी इच्छा, अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा सा दबा करके रखता, तो फिर आंग्ल मराठा युद्ध नहीं होता, आंग्ल मराठा युद्ध नहीं होता और मराठा शासित क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं होता, अंग्रेजों का अधिकार नहीं होता। खैर, क्या होता क्या नहीं होता, इतिहास इस बात को नहीं मानता है, बल्कि इतिहास इस बात को मानता है जो हो गया है, जो हो गया है। तो जो रघुनाथ राव है, रघुनाथ राव जो है, रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षाएं काफी ज्यादा थी, वो पेशवा बनना चाहता था। रघुनाथ राव ने 1775 ईस्वी में, रघुनाथ राव ने 1775 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सूरत में एक संधि किया, जिसे सूरत का संधि कहा जाता है। अंग्रेजों के साथ सूरत में एक संधि किया, जिसे सूरत की संधि कही जाती है। सूरत की संधि, सूरत की संधि कही जाती है, सूरत की संधि कही जाती है। जो सूरत की संधि है, यह संधि रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजी सरकार के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुंबई सरकार के साथ हुआ। मुंबई सरकार के साथ हुआ, मुंबई सरकार के साथ हुआ। हम क्या कहना चाह रहे हैं समझिएगा। आगे चल करके हम आपको आधुनिक भारतीय इतिहास जब पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, तो आधुनिक भारतीय इतिहास में आपको यह बात बताया जाएगा कि अंग्रेजों का 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी नगर था। अंग्रेजों का जो 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी नगर था, मुंबई, मद्रास, कोलकाता। अंग्रेजी कंपनी के अधीन मुंबई की अपना एक अलग सरकार होती थी, मद्रास की एक अपना अलग सरकार होती थी, और कोलकाता की अपना एक अलग सरकार होती थी। कोलकाता की अपना एक अलग सरकार। तो अंग्रेजी कंपनी के अधीन कलकत्ता सरकार अलग है, मद्रास सरकार अलग है, और मुंबई सरकार अलग है, मुंबई सरकार अलग है। तो जो यह संधि है, रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुंबई सरकार के बीच हुआ। इस संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मुंबई सरकार ने रघुनाथ राव को साथ देने की बात कही और कहा कि हम आप ही को पेशवा बनाएंगे, हम आपको पेशवा बनाएंगे। बदले में रघुनाथ राव ने कहा कि अगर हम पेशवा बन जाएंगे ना, तो हम आपको गुजरात, महाराष्ट्र का अधिकतर क्षेत्र आप ही को दे देंगे, आप ही अपना जो करना होगा कीजिएगा, कर
कर की भी वसूली आप ही कीजिएगा, कर की भी वसूली आप ही कीजिएगा, सब चीज आप कीजिएगा, सब चीज आप कीजिएगा। लेकिन इस संधि का विरोध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेजी सरकार ने किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कलकत्ता सरकार ने किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कलकत्ता सरकार ने इस संधि का विरोध किया, कहा ना हम इस संधि को नहीं मानते हैं, हम रघुनाथ राव को साथ नहीं देंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रघुनाथ राव को साथ नहीं देगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रघुनाथ राव को साथ नहीं देगी। यानी पुरंदर की संधि का विरोध, पुरंदर की संधि का विरोध, सूरत की संधि का विरोध कलकत्ता की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सरकार ने किया। कलकत्ता की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सरकार ने सूरत की संधि का विरोध किया, सूरत की संधि का विरोध किया। और देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर रघुनाथ राव अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि नहीं करता तो अंग्रेजों को यह पता नहीं चलता कि मराठों के अंदर परिवार में ही आपसी फूट है, परिवार में ही आपसी फूट है। अगर रघुनाथ राव नहीं जाता अंग्रेजों के दरबार में तो अंग्रेज को कैसे पता चलता कि मराठा आंतरिक तौर पर कमजोर है? नहीं पता चलता। जैसे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जब नवाब बने तो सिराजुद्दौला की मौसी और मौसेरा भाई अंग्रेज के पास चला गया, कहा कि आप हमको बंगाल का नवाब बनाइए, हम आपको विशेष अधिकार देंगे बंगाल में। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल गया कि बंगाल के नवाब के परिवार के बीच आपसी एकता नहीं है, तो फिर अंग्रेजों ने बंगाल पर आक्रमण करके बंगाल को जीत लिया। तो जो भारत के लोग थे ना, अपनी कमजोरी अंग्रेजों को जाकर बताता था कि हमारी ये कमजोरी है, आइए आप हमको जीतिए, हम आप ही के जीतने के लिए बने हुए हैं। समझ गए? इस बात को आप समझ पा रहे हैं? पचा पा रहे हैं चीजों को? हाँ, चीजों को पचाइए। अगर ये सब बात पचाइएगा तो मॉडर्न जो है बहुत बेहतरीन नोट तैयार हो रहा है मॉडर्न का। समझ गए? एकदम फैक्ट, जबरदस्त फैक्ट सब दिया मॉडर्न में। मॉडर्न और ये सब बात पचाइएगा तभी मॉडर्न जो है पचा पाइएगा। चलिए, जो फैक्ट से आप कभी अवगत नहीं हुए होंगे वो सब फैक्ट मिलेगा आपको। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास का ऑब्जेक्टिव नोट देखें, बहुत शानदार है, उसको याद करना बड़ी मुश्किल है, वो हमको भी याद ना है, यही सत्य है। समझ गए? सत्य यही हमको भी याद ना है। चलिए, तो याद करना होगा, हमको थोड़े परीक्षा निकालना है, परीक्षा आपको निकालना है, तो जाकर याद कीजिए महाराज, हमको याद है या नहीं उससे आपको क्या मतलब है। चलिए, हाँ सुनिए, है क्या हुआ, क्या हुआ जी? बीच में आप गायब कहाँ हो जाते हैं? कहाँ गायब हो जाते हैं? बीच में कभी कभी गायब हो जाती है। गायब नहीं होना है, कभी गायब नहीं होना है, समझे? देखिए, हम आपको बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं। अब 2213 में तो इतना लड़का पास किया, लड़का का नाम नहीं याद है उतना का। समझ गए? है क्या बोले, क्या बोल रहे? और मकर संक्रांति। चलिए, तो एक लड़का है दीपक को आप भी जानते हैं, आप लोग के साथ फिजिकल कर रहा था। क्या करता था? क्लास में आके बैठता था। कभी क्लास छोड़ता था? नहीं छोड़ता था। आपका मेरिट में नहीं हुआ जी? हाँ, मेरिट में नहीं हुआ है। तो वही आप उस टाइम में भी पढ़ रहे थे तो क्लास रेगुलर नहीं करते थे। आप याद कीजिए, क्लास रेगुलर करते थे? नहीं करते थे? बोलिए ना, हाँ या ना? रेगुलर नहीं करती थी। समझ गए? तो कम से कम जो है अपनी गलतियों से सीखिए। समझ गए? जो गलती पहले किए हैं वो गलती इस बार ना करें। समझे? हर बहुत लड़की जो देखिए हुआ क्या है, देखिए बताते हैं। 1717 से कहानी बता रहे हैं। 1717 पोस्ट में लड़का हो या लड़की, उसको नॉलेज ना है, बहुत कम नॉलेज है, हम आपको बता रहे हैं। 1717 पोस्ट में जो गया है उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। आप भ्रम में मत रहिएगा कि उसको बहुत ज्यादा कुछ आता है ना। उस टाइम में जो है वैकेंसी आया, थोड़ा बहुत जो जानता था उसका हो गया। 2446 में थोड़ा पढ़ना पड़ा, 2213 में उससे थोड़ा और ज्यादा पढ़ना पड़ा। और आगे जो आएगा 2000 प्लस वैकेंसी, इसमें और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। समझे? बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो आएगा उसमें तो और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे वैकेंसी आगे बढ़ते जाएगा, कंपटीशन का लेवल बढ़ता जाएगा। समझे? कंपटीशन का लेवल बढ़ता जाएगा। जीवन में अगर सफल होना है तो आप अपने द्वारा किए गए पहले की गलती को समझिए कि हम गलती कहां किए हैं, किस कारण हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है। उस गलती को समझिए, उस गलती को पकड़िए और प्रयास कीजिए कि जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में वो गलती दोबारा ना करें। समझ गए? और एक बात बता रहे हैं कि हुआ यह है कि 1717, 2446, 2213 इतना सारा वैकेंसी आया है, तो हर प्रखंड में एक दो लड़की, एक दो लड़का का रिजल्ट हो गया है। दरोगा थोड़ा रुतबा वाला जॉब है। समझ गए? अंदर में कुछ होना है, आप भ्रम में जी रहे हैं कि बहुत कुछ है, कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी चीज तब तक ही आपको अच्छा लगता है जब तक कि वो आपको मिला नहीं। जैसे मिल जाता है ना, काम खत्म है उसका। समझे? तो दरोगा जो है आपको लग रहा है बहुत कुछ है, जब मिल जाएगा लगेगा है कुछ नहीं। समझ गए? तो ये चीज है। तो हुआ ये है कि स्पेशली लड़की के विषय में बात करें, लड़का को तो रोजगार लेना ही है, नहीं लेगा तो जीवन कैसे जिएगा, कैसे जीवन कटेगा? जीवन कटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। समझ गए? शादियों भी आने होगा, लेकिन लड़की में तो ऐसी बात है नहीं। नौकरी हो ना हो, मम्मी पापा बढ़िया लड़का खोज करके शादी करिए देंगे। समझ गए? तो लड़की में हुआ ये है कि प्रखंड में एक दो लड़की का, औसत लड़की का रिजल्ट हो गया। अब सब लड़की को लगने लगा कि हम बनिए जाएंगे। समझ गए? तो 1717 तक आसान था, 2446 तक मान लिया जाए आसान था। 2446 में भी आसान नहीं था, हम तैयारी करवाए, बहुत पढ़वाए, बहुत पढ़ी है लड़की सब, तब जाकर के रिजल्ट हुआ है। तो जो नया लड़की सब आई है ना, उसको लगता है कुछ ना है। हाँ, अंतिम में जाकर के वो रोएगी, हम लिख करके दे देते हैं। समझ गए? रोएगी, जब वो रोएगी ना, कोई नहीं आएगा उसको चुप करवाने के लिए। समझ गए? तो इस भ्रम में आप लोग मत रहिए। लड़की में बहुत अधिक अनियमितता है। लड़का तो लड़की की तुलना में सही है, लड़का में भी अनियमितता है, लेकिन लड़की की तुलना में लड़का ठीक है। समझ गए? लड़की लोग को लगता है हो जाएगा, क्या दाल भात चोखा हो जाएगा। समझ गए? दाल भात चोखा नहीं कि हो जाएगा एक 3 सिटी में। समझ गए? चलिए, अब आगे आइएगा। सूरत की संधि समझ में आया हो? समझ में आया? और ध्यान दीजिएगा, जो रघुनाथ राव को ही राघोबा भी कहा जाता है। राघोबा भी कहा जाता है। राघोबा अंग्रेजों के पास गया, अंग्रेजों को लगा ये तो आपसी एकता न है। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और मराठा राज्य पर आक्रमण कर दिया। इसी तत्वाधान में 1775 से लेकर 1782 के बीच
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति 1782 ईस्वी में हुए सालबाई के संधि के तहत हुआ। 1782 ईस्वी में हुए सालबाई के संधि के तहत हुआ। तो एक संधि है सालबाई की संधि, सालबाई की संधि 1782, उस संधि के तहत कौन युद्ध की समाप्ति हुई? प्रथम आंग्ल मराठा। अब यहां पर समझिएगा, सूरत की संधि के बाद एक और संधि है पुरंदर की संधि, समझ गए? एक और संधि है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, जो पुरंदर की संधि है यह 1776 ईस्वी में हुआ था। जो पुरंदर की संधि है यह 1776 ईस्वी में हुआ था और 1776 ईस्वी में जो पुरंदर की संधि है यह मराठों के पूना दरबार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता सरकार, समझ गए? मराठों के पूना दरबार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता सरकार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता सरकार के बीच पुरंदर की संधि हुई, के बीच पुरंदर की संधि हुई। और इस संधि में यह बात कही गई कि रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करना है, रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करना है। और ध्यान दीजिएगा, सूरत की संधि का विरोध कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार ने किया और पुरंदर की संधि का विरोध मुंबई की अंग्रेजी सरकार ने किया। मुंबई की अंग्रेजी सरकार ने पुरंदर की संधि का विरोध किया, समझ गए? तो सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, सालबाई की संधि 1782 है 1662 में, 1665 में। अरे वो तो क्या कहते हैं, वो अथी के संदर्भ में है, मराठा मुगल के संदर्भ में है, ठीक है? मराठा मुगल के संदर्भ में है वो। ये जो है आपको मराठा अंग्रेज के संदर्भ में, दोनों अलग अलग चीज है, समझ गए? यानी आप दोपहर में खाए तो रात में नहीं खाइएगा, समझ गए? जरूरी थोड़ी है कि नहीं खाइएगा, ठीक है? तो ये दूसरा पुरंदर की संधि है, वो दूसरा पुरंदर की संधि है, वो है मराठा और मुगलों के बीच, और ये है मराठा और अंग्रेजों के बीच, मराठा और अंग्रेजों के बीच, समझ गए? फिर इसके बाद जो है सूर्य अर्जुन गांव की संधि हुई, फिर जो है पूना की संधि हुई। अब नीचे से आप चीजों को लिखना प्रारंभ कीजिए, तो फिर आगे बताएंगे। सैन्य व्यवस्था है लिखा हुआ, देखिए नोट में है नहीं है? भू राजस्व व्यवस्था लिखिए तो जल्दी जल्दी। लिखाने में तो बड़ी टाइम लग जाएगा। लिखिए 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 जितना लिखाते हैं। सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था मराठा साम्राज्य के अंतर्गत शिवाजी ने, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत शिवाजी ने, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत शिवाजी ने, शिवाजी ने, शिवाजी ने सैन्य व्यवस्था की शुरुआत की। फुल स्टॉप। शिवाजी ने अपनी सेना में मुस्लिमों को भी शामिल किया। शिवाजी ने अपनी सेना में मुस्लिमों को भी शामिल किया। शिवाजी ने अपनी सेना में मुस्लिमों को भी शामिल किया। इस समय इस साम्राज्य में 3 प्रकार के सैनिक हुआ करते थे। इस साम्राज्य में 3 प्रकार के सैनिक हुआ करते थे। इस साम्राज्य में 3 प्रकार के सैनिक हुआ करते थे। इस साम्राज्य में 3 प्रकार के सैनिक हुआ करते थे। एक पैदल सैनिक, 1 नंबर में पैदल सैनिक, पैदल सैनिक डैश देकर पैदल सैनिकों को पाइक कहा जाता था। 1 नंबर में पैदल सैनिक डैश देकर पैदल सैनिकों को पाइक कहा जाता था। 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 पाइक कहा जाता था। 2 नंबर में घुड़सवार सैनिक, घुड़सवार सैनिक, 2 नंबर में घुड़सवार सैनिक, घुड़सवार सैनिक। घुड़सवार सैनिक, घुड़सवार सैनिक लिखिएगा। घुड़सवार सैनिक 2 प्रकार के होते थे। घुड़सवार सैनिक 2 प्रकार के होते थे। दो प्रकार के होते थे। एक नंबर में पागा, 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 पागा डैश देकर, ये अस्थाई घुड़सवार सैनिक थे। 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 2 नंबर में सिलहदार, सिलहदारो, सिलहदार, सिलहदारो, सिलहदार, सिलहदार
सिलहदार। ये अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे, ये अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे, ये अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे। तीन नंबर में नौसैनिक। तीन नंबर में नौसैनिक डैश देकर विशेष तौर पर कोंकण के क्षेत्र, कोंकण, विशेष तौर पर कोंकण के क्षेत्र, कोंकण के क्षेत्र, कोंकण के क्षेत्र, कोंकण के क्षेत्र पर अपना पकड़, सॉरी, कोंकण के क्षेत्र पर अपना पकड़, कोंकण के क्षेत्र पर अपना पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए, कोंकण के क्षेत्र पर अपना पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए शिवाजी ने नौसेना का गठन किया। 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 आगे भू राजस्व व्यवस्था। डैश देकर लिखिएगा। शिवाजी ने अन्नाजी दत्तो के नेतृत्व में, शिवाजी ने अन्नाजी दत्तो के नेतृत्व में, शिवाजी ने अन्नाजी दत्तो, सॉरी, अन्नाजी दत्तो, शिवाजी ने अन्नाजी दत्तो के नेतृत्व में, शिवाजी ने अन्नाजी दत्तो के नेतृत्व में, अन्नाजी दत्तो के नेतृत्व में व्यापक पैमाना पर, 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 व्यापक पैमाना पर भूमि की पैमाइश करवाई, भूमि की पैमाइश करवाई, भूमि की पैमाइश करवाई, भूमि की पैमाइश करवाई, फुल स्टॉप। शिवाजी की भूराजस्व व्यवस्था, शिवाजी की भूराजस्व व्यवस्था मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित था, मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित था। शुरुआती दिनों में भूराजस्व की दर, शुरुआती दिनों में भूराजस्व की दर उत्पादन का 33% निर्धारित किया गया, उत्पादन का 33% निर्धारित किया गया। बाद के वर्षों में इसे बढ़ाकर, बाद के वर्षों में इसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया, बाद के वर्षों में इसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया, इसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया, 40% कर दिया गया। सरजामी प्रथा का संबंध, सरजामी प्रथा का संबंध, अगला स्टार मार्के, सरजामी प्रथा का संबंध, सरजामी प्रथा का संबंध मराठा भूराजस्व व्यवस्था से है। सरजामी प्रथा का संबंध मराठा भूराजस्व व्यवस्था से है। सरजामी प्रथा का संबंध मराठा भूराजस्व व्यवस्था से है, मराठा भूराजस्व व्यवस्था से है। नीचे से मोकासा या सरजाम, मोकासा या सरजाम, मोकासा या सरजाम, यह एक प्रकार का जागीर था।
जो बड़े मराठा सरदारों को दिया जाता था, यह एक प्रकार का जागीर था। यह एक प्रकार का जागीर था जो बड़े मराठा सरदारों को दिया जाता था। यह एक प्रकार का जागीर था जो बड़े मराठा सरदारों को दिया जाता था। यह एक प्रकार का जागीर था जो बड़े मराठा सरदारों को दिया जाता था। आगे, वतन, वो दोनों वतन, वो दोनों वतन, 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 वतन डैश देकर मराठा सैनिकों को मराठा सैनिकों को उनकी सेवा के बदले मराठा सैनिकों को उनकी सेवा के बदले जो करमुक्त भूमि अनुदान दी जाती थी, जो करमुक्त भूमि अनुदान दी जाती थी, उसे वतन कहा जाता था। आगे, पोलपट्टी, 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 हे भगवान, पोलपट्टी डैश देकर युद्ध में लूटे हुए धन, कॉस्ट में पिंडारी, इसका संबंध पिंडारी से था। कॉस्ट में पिंडारी, कॉस्ट में पिंडारी, कॉस्ट में पिंडारी, पिंडारी। चलिए, हो कहाँ गया, अभी बहुत लिखाना है। ठीक है, अब नहीं हो पाएगा, इसे आगे अगले क्लास में लिखा देंगे। अगले क्लास में जो है सिर्फ लिखाना है, थोड़ा बहुत बाकी है, 2-4 को संधि और समझा देंगे, सिर्फ लिखाना है, अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। और इसके बाद अगले क्लास में भक्ति सूफी शुरू हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम तो बताइए, अगर सीधे आकर के लिखा देते तब तो खत्म हो जाता, समझाना भी तो जरूरी है ना हो। चलिए, बैठे रहिए, होमवर्क सबका क्या हाल चाल करते हैं ना, एकदम कीजिए, ठीक है, कीजिए। और हमको पता है कि डेली की बात है ना, डेली की एक साथ बात करनी चाहिए, हमको ऐसा लगता है, डेली की हम ये सोच रहे थे, पता है, हां उसने कहा कि जब हमारे कोई क्लास में आपके लिए है, आपको मत बताइए कि आप और चलेंगे, आपको मत बताइए कि कोई नहीं बोले, ये भाई को नहीं बोले, ये मत बताइए, ठीक, काम दीजिए, जो दीजिए, उसने बता दीजिए, सबसे पहले मत लिया काम हो गया, अब काम कर दिया, फिर है वो नहीं को समझ कोई नहीं वो पढ़ा दीजिए, पढ़ा दीजिए, और वो चाहे हां पढ़ दिया, इसका है हम से बोल मत कर इसमें हम से को मत करना को बोल दिया, इसको पढ़ लिया, इसे है वो बोल दिया, हम से लीजिए, ओके, और काम करें, मारने चलो पहले काम करो, हैं इसको बीच में मारा, बीच में लग जाए, एकदम मैं आपको क्या एक काम नहीं समझा, हैं चलो वो समझ जाइए, चलो तो नीचे में हाइड्रा इसका ऊपर, नीचे में हाइड्रा इसका ऊपर इसका ऊपर हटा दीजिए, मार ये तो व्यक्ति का बना होता है, सीखे का हिसाब से अरे इसका क्या बदला है, तो सही उधर निकाल दीजिए, इसमें पृथ्वी का पानी जमा है कि वहां क्या बदल बड़े ठीक है, राइट राइट इसमें पृथ्वी का पानी बात है पानी ये इधर लेके आओ बिना इस हाल से होगा गुना पृथ्वी गुना बड़े उधर निकाल निकाल पृथ्वी मोड़े के किलोमीटर पृथ्वी मोड़े के 40,000 किलोमीटर बड़े चलिए अब हम लिया अब इसका बात है कि आप मान लीजिए कि डेली जो है मेरे आप समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं यार डेली से देखिए क्या बात है आप क्या काम चाहिए देखिए सबसे पहले तो प्रयास कीजिए मैं ना कोई नहीं प्रयास कीजिए सुबह से प्रयास कीजिए अब कोई नहीं लेकिन आप यहाँ से आप समझ रहे हैं आप जो है क्लास से पहले कम से कम 3 से 4 घंटा सुबह में पढ़िए पढ़िए अब इसे आप पढ़िए इसको आप नहीं पढ़ना ये बात बोल पढ़िए बोल पढ़िए आप पढ़िए अभी आप कैसे करना है आपने उन्हीं को बताइए कि कम से कम क्लास 4 घंटे क्लास के 5 घंटे चलेगा ये समझ समझ अब ये समझ कीजिए ये समझ कीजिए समझ समझ अब आप क्या पढ़िए नहीं लिया बेंच आएगा अभी बहुत होगा प्लीज 50 मिनट मिलेगा लेकिन मेंस दूसरे दिन हो जाएगा प्लीज मेरा क्या होगा मेंस में क्या होगा आसान है मेंस बहुत मिलेगा अब ये पढ़ लीजिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे नाम से नहीं है तो ये है तो ये नहीं है तो ये है मुझे समझ आएगा चाहिए दूसरा आप अपना बताइए रूटीन में कुछ आवश्यक मान लीजिए आपको करना है उसके बाद टाइम करना है रूटीन में हर चीज क्लास में जो चीज पढ़ाया गया है उसको हर जगह पढ़ना है उसको याद करना है अलग चीज रूटीन में पढ़ना है आपके रूटीन में जो होमवर्क देते हैं उसको याद करना है कि आपके रूटीन में जरूरी है दूसरा चीज तो डेली से काम शुरू होता है अपने रूटीन में डेली से काम कीजिए तो चीज तो डेली संभाल होता है उस दिन जो है संभाल होता है संभाल होता है इसके साथ आपने मिल जाता है उसके साथ आप से पार्ट भाई ऐसे देखिए देखिए हम चलिए तमाम चीज आप कर दिया चीज समझ लीजिए समझ लीजिए डेली से पढ़ाया डेली से पढ़ना है रूटीन में तो याद करना रूटीन में समझ डेली से रूटीन में अब ये तो संभाल होता है रूटीन में इतना रूटीन में इतना ये नजरिया सो हम खाने से नजरिया अभी ना आइएगा वो एक चीज करने से जरूरी है ठीक है इसके अलावा रंगा को
लेकिन